हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टूडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने मैथ्स के सारे पार्ट्स को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम इस सीरीज का आखिरी ये मैथ्स की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। लास्ट टाइम पे उम्मीद करते हैं कि आपने सभी रिवीजन ज़रूर कर लिए होंगे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको सीख लीजिए कैसे करता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 के पावर 14x, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, पहले क्वेश्चन में लिखता हूँ। 5 के पावर में 14x डिवाइड बाई 5 के पावर x है, बराबर में कुछ इस तरह से लिखा गया है। देखिए, ये हमारे पास है, हमें बताना है x का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले इसको तोड़ने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। देखिए, अगर रूट में कुछ इस तरह से लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि रूट के पावर में यानी 2 के पावर 1/2 है। अगर हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया तो इसका मतलब कि जो रूट में आपको यहाँ पे दिख रहा है वो उसके पावर में चला जाता है। अगर 4 है तो इसका मतलब है कि पावर में 1/4 है। अगर यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया तो इसका मतलब कि 3 के पावर 1/20 है। तो अब यहाँ पे जो आप 30 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, इसका पावर है। तो हम यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमने चीज पढ़ा है कि अगर आधार सेम रहता है, देखिए इस तरह से समझिए, ए के पावर m अगर ए के पावर n है तो इसका मतलब क्या है कि m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। 14x में से अगर x जाता है तो 13x बराबर में लिखते हैं। ये आप समझ गए, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि जो रूट में अब दिख रहा है, जैसे कि 6 दिख रहा है तो ये इसके पावर में होगा। तो 5 के पावर 30 बाई अगर 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे 5 के पावर 6 और इसके बटे में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के पावर 13x तो हो गया, बराबर में इसको कटाएंगे तो 5 के पावर 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 1/5। अब यहाँ पे सेम फिर से वही चीज आएगा। अगर हमने जो यहाँ पे देखा कि a के पावर m अगर गुना में हो, a के पावर m गुने a के पावर n, आधार से तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। 5 के पावर 13x बराबर में 5, अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 बचे 25 और 1 26/5। अब बराबर में आधार से में तो पावर भी बराबर हो जाता है। तो 13x बराबर 26/5। यहाँ पे 13 दूनी के 26, x का मान कितना निकल गया, 2/5। 2/5 का मतलब 5 का 20 यानी 0.4। बिल्कुल सही आंसर, x का मान 0.4। 0.4 ऑप्शन ए में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 9639 रुपए में बेचा। एक पर उसे 19% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 19% की हानि हुई। तो बताइए कि कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इसको करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट मेथड में लगा करके निकाल सकते हैं। एक बार लाभ निकालिए, एक बार हानि निकालिए, जितना भी क्रैमुल निकलेगा दोनों क्रैमुल को जोड़िए, उसके बाद दोनों भी क्रैमुल को जोड़ने के बाद घटा करके देखेंगे कि लाभ हुआ हानि हुआ। लेकिन उसमें करने में काफी समय लगेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि m²/100 आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, और इसमें हमेशा हानि प्रतिशत ही होता है। हानि प्रतिशत ही होता है। m का मतलब जितना परसेंट दिया गया 19% है, 19 गुने 19 बटे में 100 करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, और बटे में अगर मैंने 100 किया तो 3.61% सही आंसर है। और ये क्या होगा, लाभ और हानि दोनों ऑप्शंस में दिखेगा। तो मैंने आपको बता दें, इस टाइप के प्रश्न में हमेशा हानि ही होता है। तो ये आपका हानि प्रतिशत है। ठीक है, यानी सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे 61% जो दिख रहा है वो पॉइंट छूटा हुआ है, 3.61 हुआ, 3.61 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ज्ञात कीजिए कि एक सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि सुरंग की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 50% अधिक है। सुरंग की जो लंबाई हो ट्रेन से 50% ज्यादा है। चलिए देखते हैं। इसको करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए दो चीज हमारे पास होना चाहिए, तो एक तो चाल और दूसरा समय। तो चाल हमारे पास पता है, तो मान लीजिए कि दूरी निकाल रहे हैं ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। 81 था ना, 81 में रखता हूँ 81, और चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद जो समय है वो 20 सेकेंड का। अब इसको कटाते हैं। देखिए 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी के 18, 9 9 81 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो ये 10, 9 पचे 45 और एक 0, 450 मीटर ट्रेन की लंबाई थी। अब प्रश्न ये कह रहा था कि जो सुरंग है
वो ट्रेन की लंबाई का 50% अधिक है, ट्रेन की लंबाई से 50% अधिक है। तो अगर सुरंग ट्रेन की लंबाई 450 थी और 50% अधिक है तो 150/100, डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो गया। 45 गुने 15 अगर करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 15 पचे 75, आपके पास बचेगा 7 और 15 चौका 60 और 7 675, यानी सुरंग की जो लंबाई है वो 675 है। अब चलिए हम चलते हैं कि इस सुरंग को पार करने में समय कितना लगेगा। समय कितना लगेगा? दूरी हमें निकल गया। दूरी क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि ट्रेन जब भी किसी सुरंग को, पुल को, नदी को, प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वो ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई को भी पार करेगा। यानी यहाँ पे देखिए कि 675 सुरंग के साथ साथ वो अपनी लंबाई 450 को भी कवर करेगा। तो ये हमें निकालना क्या है? हमें निकालना समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितना था? 81 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से मैं गुना करूंगा तो 18 ऊपर में भेज देते हैं। अगर ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 7 5 12 6 4 10 और 11 1125, नीचे 81 गुने 5, ऊपर में 18। इसको घटाते हैं फिर से, तो ये देखिए 9 दूनी के 18, 9 9 81 हो गया। 5 से घटाते हैं तो ये कितना बार में? ये 225 बार में, और 25 नवा 225, तो यानी 25 दूना 50 सेकेंड। अगर ऑप्शंस में 50 सेकेंड दिखता तो डायरेक्ट हम टिक करके निकल सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में सेकंड में नहीं दिख रहा है। सेकंड में 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, लेकिन बाकी मिनट में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो अगर मिनट में करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 5/6। 5/6 बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए मिनट में दिख रहा है 5/6 मिनट। तो ये हुआ इस प्रश्न का सही आंसर, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगा? तो दो क्रमिक छूटों को कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए 100 पर दो पहले क्रमिक छूट है तो क्या है? एक तो 15% तो यानी कि 85/100, उसके बाद 25% है तो यानी 75/100, उसके बाद 100 से घटा लेंगे, ये आपका डायरेक्ट हम घटा देंगे इस तरह से। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, बाद में 100 घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 से आपका 100 ये खत्म हो गया, और 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, और देखिए अगर इसको ना कटाए डायरेक्ट हम छोड़ दें तो क्या कोई दिक्कत होगा? 85 गुने 75 कर लेते हैं और बट्टे में 100 रख देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन करना। चलिए अब हम डायरेक्ट गुना करते हैं 85 और 75 को। 85 और 75 को गुना करेंगे, क्या निकलता है वो कर लेते हैं। 85 और 75, 5 पचे 25, 2 8 5 40 और 2 42 हो गया। 7 पचे 35, 3 8 7 56, 3 59। तो यहाँ पे देखिए 5 7 और 9 4 13, 6 5 1 6, यानी 63.75 आएगा, क्योंकि पॉइंट है तो ये। अब इसे 100 में से घटाना है तो एकल छूट हमें निकल जाएगा। तो 100 में से अगर हम घटाते हैं 63 में तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे कहेंगे कि 36.25%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ये हुआ एकल छूट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से और खुद से ट्राई करिए कि आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ध्यान से सीखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी एक नहर खोदने का कार्य करता है, और इसमें उसने कितना व्यक्ति को लगाया है? 45 व्यक्ति कार्य करते हैं। 200 दिनों के बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा? इस टाइप का जब भी प्रश्न दिखता है तो आपके माइंड में बस एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, MDH वाला, उसी पे हम यहाँ पे बनाएंगे। M1 D1 यहाँ पे वर्क ऑन कर लेते हैं, M1 सॉरी अब यहाँ पे M2 कर लेते हैं, M2 D2 और वर्क 2। तो पहले देखिए क्या है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 350 दिनों में 12 किलोमीटर के लिए उसको कार्य करना था, लेकिन 45 व्यक्ति कार्य करते हैं। स्टार्टिंग में 45 व्यक्ति कार्य करते हैं, लेकिन 200 दिनों के बाद पता चलता है, यानी कि स्टार्टिंग का 200 दिन ही उसको काम हुआ है। और कितना काम किया गया, वर्क कितना हुआ? तो 4.5 किलोमीटर ही रोड बन पाया। तो बाकी जो व्यक्ति हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं कि X व्यक्ति को उसने और लगाया होगा, शामिल करना पड़ेगा। और D2 कितना, बाकी शेष कितना? 350 दिन का ही काम था, 200 काम हो गया, 200 दिन हो गया तो 150 दिन बचा होगा। और बाकी कितना वर्क करना है? 4.5 किलोमीटर तो रोड बना है, बाकी कितना? 7.5 किलोमीटर रोड अभी और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट वैसे खत्म, तो 15 तिहाई 75, 15 पचे हो गया ये।
अगर 50 से घटाते हैं तो ये 3 और ये 4, ठीक है। 3 से इसको घटाते हैं तो 15 तिया 45 हो गया, और इस 3 से यहाँ पे घटा लेते हैं 5। तो देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 20 बचे 100, यानी x का मान यहाँ पे क्या निकल रहा है 20, x का मान निकल रहा है 100। तो हमें क्वेश्चन में बताना था कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में तो मतलब कि 45 है और कुल व्यक्ति यहाँ पे 100 निकला है, कुल व्यक्ति 100 निकला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 में से 45 को घटा लेंगे तो टोटल 55 व्यक्ति और इसको लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इस काम को 350 दिनों में कंप्लीट करने के लिए और 55 व्यक्ति को लगाना पड़ेगा ताकि समय पर काम पूरा हो सके। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास दिया गया 648 पर अगर 16% का लाभ है तो 116/100 कर लेते, तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य यानी एसपी बन गया। अब आपको पता है कि एसपी बराबर जो हम यहाँ पे निकालेंगे मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस तो दिया नहीं गया, निकालना है। तो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस ये है, एमपी लिख लेते हैं। और मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 10% का छूट, तो 90/100। यहां से देखिए 00 से 00 मैंने ये खत्म किया। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए पॉइंट में जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं, कटाते हैं, देखा 3 से कटाते हैं, 8 और 6, 14 4 18, ये फिक्स है कि आपका 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यानी अगर मान लेते हैं कि ये 30 है, 3 से कटाते हैं तो 3 दूनी की 6 और 16 तिया 48, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद 6 और 3 9, फिर से कट जाएगा। तो अगर ये 10 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटाते हैं 7 तिया 21, ये 72 हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर मैं गुना करूंगा तो 72 गुने 116 बराबर में क्या होगा x गुने 10, 10 यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे पॉइंट लास्ट डिजिट के बाद एक पॉइंट बैठेगा, इस तरह समझिए। तो हम अगर गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6 दूनी की 12, लास्ट में 2, ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि कितना है 835.20, यानी कि अगर मैं पॉइंट के बाद एक, जैसे कि नीचे आपका 10 है तो डिवाइड करने के बाद डेफिनेटली एक जीरो के बाद पॉइंट बैठेगा। तो कुल इस तरह से आपका राइट आंसर आएगा 835.20, ऑप्शन हम बी पे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एलिगेशन मेथड का यूज करते हुए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेट्रोल की कीमत 84 रुपए प्रति लीटर है और केरोसिन की कीमत 39 रुपए प्रति लीटर है। यदि मिश्रण को 90 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है तो लाभ 20% होता है। सबसे पहले ये समझिए कि मैंने कोई पेट्रोल खरीदा है जिसका रेट 84 खरीदा, ये सीपी हमारा है, दूसरे वाले का कितना सीपी है वो 39 है। लेकिन आगे जब मिश्रण की बात कर रहा है वो क्या है, मिश्रण को बेचने की बात कर रहा है, वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर मैं मिश्रण को 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा हूँ तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था इस पे। देखिए 10 से 10 यहाँ पे मैं कटा लेता हूँ, और चलो 10 से इसको कटाते हैं, 30 से कटाते हैं, इतना लंबाई क्यों, 30 से घटाएंगे तो कितना 30 चौका 120 और ये आपका 30 3 90, 25 चौका 100, यानी 25 3 75। अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो दोनों का मिश्रण का क्रय मूल्य 75। अब यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 और इन दोनों का डिफरेंसेस हो जाएगा 9, 9 चौका 36, यानी 4:1 बिल्कुल सही आंसर है। 4:1 ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि एवरेज से है, एवरेज से कोशिश करिए। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाते हैं। तो बताइए कि उसका वर्तमान औसत क्या है, यानी अब औसत क्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि 16वीं पारी में उसने कोई रन बनाया होगा, उसका औसत हम मान लेते हैं x है। तो 16वीं पारी में उसका टोटल रन कितना हो गया 16x। तो 16x 16वीं पारी का, 17वीं पारी उसने जब खेला तो 87 रन बनाया, जिससे क्या होता है कि 17वीं पारी का जो औसत टोटल औसत कितना हो जा रहा है, बढ़ जाता है, x 3 बढ़ जाता है। तो पहले x था अब उसका 3 बढ़ गया, तो यानी टोटल 17वीं पारी का रन इतना होगा। अब यहाँ पे देखिए 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 दिया 51। x को एक तरफ, बाकी अंक को एक तरफ करते हैं, तो 51 को अगर मैं इधर लाता हूँ 87 माइनस 51 बराबर x हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पे आप कहेंगे 36 हो गया। x का मान 36, ये 16वीं पारी का औसत था 36, लेकिन 17वीं पारी में बोला गया है कि 3 बढ़ जाता है,
तो वर्तमान हमसे पूछा जा रहा है, तो 36 प्लस 3 कितना 39, ये बनेगा प्रश्न का सही आंसर। कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शंस में दोनों आपको दिख जाएगा, 36 और 39 दोनों होगा, तो आप वहां पे गलती करके आ जाएंगे 36। जो पूछा जाए उस पर ध्यान रखिए क्या पूछा गया। अगर वर्तमान में पूछा जा रहा है तो 3 जोड़ करके करेंगे, अगर पहले का औसत पूछा जाता तब 36 ठीक करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 लीटर वाली टंकी को कोई नल 2 घंटे में, तो कोई नल मान लेते हैं कि ए है, 2 घंटे में भरता है, किंतु इसमें एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे अधिक लगते हैं मतलब कि ये 4, 2 घंटा पहले लेता था, ये 2 घंटा अधिक लेगा 4, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4, दोनों का एलसीएम 4। ये भरने वाला नल है लेकिन ये खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो अब प्रश्न में पूछा है कि दोनों को भरने में कितना समय लगेगा उस टंकी को। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छेद इस पूरी टंकी को खाली करने में, सॉरी खाली करने में, यानी ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस कर देंगे, 2 माइनस 1, टोटल हमारा करना है क्या है 4 और ये 1, यहाँ पे 4 घंटे का समय उसको लगेगा, 4 घंटे का समय, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही जो कि दे है। जब छमाही की जब बात कर रहा है तो हमें पता है कि जब रेट जो होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो रेट को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 6 दूनी की ये 12 होना चाहिए। जब भी यहाँ पर तिमाही कहेगा तो यहाँ पे 4 रखेंगे, अगर चारमाही कहेगा तो यहाँ पे 3 रखेंगे, जब भी जो कहता है इसको 12 करना पड़ेगा, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये 5% रेट निकला। और समय में क्या होता है, समय में 2 से गुना करेंगे, तो समय कितना 1 वर्ष था, तो मैं 2 से गुना कर दिया, टोटल 2 वर्ष है। अब आपको ये चीज पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी सीआई निकालना हो आपको और 2 वर्ष की बात करते हैं तो सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 16,000 और जितना रेट दिया है उसी पे काम करेंगे। रेट पे क्या है 5%, तो 5 दूनी की 10.25, फिर स्क्वायर करते हैं 25 और पॉइंट हटाएंगे तो आपका 00 और परसेंटेज हटेगा तो फिर से आपका नीचे 00। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो, तो यहाँ पे वैसे भी खत्म हो गया। और अब यहाँ पे घटाते हैं, 5 से घटाते हैं, 5 दूनी की 10 और इसको मैं 5 से घटाऊंगा तो 5 दूनी की 10 और 5 बचे 25। ठीक है, इसको कटा देंगे तो ये 8, यानी 8 गुने 205, 205 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचे 40, 1640। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। 16,000 रुपए का 2 वर्ष पे 5% रेट के साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 1640 रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित है। यानी हमें वो संख्या देखना है जो 100 से लेकर के 200 के बीच हो, यानी इन दोनों को नहीं लेना है, इनके बीच की बात की जा रही है, इनके बीच की बात की जा रही है। और वही संख्या होनी चाहिए जो 9 से भी कटे 6 से भी कटे, यानी 9 से भी कटने वाला हो 6 से भी कटने वाला हो। तो जब भी इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा है तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18, यानी वो संख्या हमें देखना है जो 100 और 200 के बीच हो, 18 से कटता हो। तो 18 के टेबल में 100 के बाद कौन सा आएगा 108 आता है। लेकिन इतना मैं नहीं कहूंगा, आपको नहीं करना है। सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने बस एलसीएम देखा, बस आप वो पकड़िए कि 100 और 200, ये इसको क्या करिए 18 से डिवाइड करिए और इसको भी 18 से डिवाइड करिए। तो अब ये नहीं करना कि 18 के बाद जाना, डिवाइड करने का जो रूल है वही करना है, या तो पूरी तरह से कट जाए या फिर उससे पहले आए। तो 18 25 90 होता है, 18 छके 108 होता है, बाद में नहीं जाना है। तो 18 25 90 में 5 से कटा दिया। ठीक है, यहाँ पे कटाएंगे तो 18 दहा 180 और 18 11 करेंगे तो 198, तो यह भी 100 से नीचे आ रहा, तो ये भी अच्छी बात है 11। अब क्या करते हैं कि हमें बीच की संख्या निकालना है, तो टोटल देख लीजिए 11 में से अंतर कितना है, 11 में से 5 करेंगे तो 6 यहाँ पे सही आंसर है। यानी इनके बीच की सिर्फ और सिर्फ 6 ही संख्या है जो कि 18 से कटेगा। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 26, 24, 46 और 42 है। अब प्रश्न में समझिए, ये क्या है, ये दहाई और ये इकाई है और एक दहाई है। ठीक है, पहले वाला जो स्टार्टिंग से पीछे रहते हैं वो इकाई और बाद वाला दहाई। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, डी नहीं होगा। आगे देखिए, संख्या तथा उसके अंकों के योग का गुणनफल 144 होना चाहिए। अगर मानते हैं कि वो संख्या 26 होता, मैं नहीं जानता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मान लीजिए कि अगर 26 होता तो ये संख्या
और साथ में संख्या का योग 2 और 6 8, इन दोनों का योगफल 144 आना चाहिए। तो 8 छक्के 48, लास्ट में आएगा 8 आएगा, लेकिन हमें लाना है 144, तो ये भी गलत हो गया, ये संख्या नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि वो संख्या 24 है, 24 है तो संख्या और साथ में संख्या का योग 4 और 2 6, इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 144, तो 24 गुने 6 144 बिल्कुल पॉसिबल है, यही हमारा सही आंसर है। वो संख्या कोई और नहीं 24 ही है। ठीक है, 24 है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब देखिए एक और प्रश्न हमारे पास ये है कि 7 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा। जब भी किसी संख्या का गुणजों का औसत कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, जहां तक कहा जाए वो लिखिए। देखिए 7 हो गया पहला, और कहने का मतलब 7 7 दूनी 14 7 21, इसके 18 गुणज यानी 18 तक के जो गुणा करने पर आएगा, तो 18 7 कितना 126, यानी पहला आपका ये है और आखिरी ये है। 18वां जो अंक 18वां जो संख्या वो यही है 126, तो इसका औसत पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहला और आखिरी को जोड़ दीजिए, 7 + 126 बटे 2, दो ही संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे 133 बटे 2, 133 बटे 2 मतलब कि 66.5, ये बन गया इस प्रश्न का सही आंसर, औसत हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, 66.5। तो देखिए आज हमारे पास ये सभी क्वेश्चंस थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये मैथ्स की हमारी आखिरी क्लास थी। अगर आपने पहले के क्लासेस को नहीं देखा है, करीब आज मिला करके टोटल 11 पार्ट हो गए, तो सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए गए वो बिल्कुल आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के पैटर्न पे था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं हम लोग बाकी के क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।